हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन ऑनलाइन है? हाँ जी, हमारा प्रस्तीश, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। हाँ जी बॉयज, कैसे हो? कायनात कैसी हो? आवाज ठीक आ रही मेरी आपको? आज का हमारा टॉपिक जो है, जो जैसे हम कल पढ़ रहे थे, एंजाइटी पे था, जिसमें हमने एंजाइटी देखा था। ठीक है, उसकी अनैटमी देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी, पैनिक डिसऑर्डर देखा था, स्पेसिफिक फोबिया देखा था, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखा था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमने देखा था, और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर देखा था। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई थी। तो स्पेसिफिक फोबिया में हमने देखा था कि लोगों को सोशल फोबिया होता है। ठीक है, कि लोग जो हैं वो किसी के सामने बातचीत करने से और आसपास जाने से सोशल सोशल फोबिया होता है, लोगों से डरते हैं। ठीक है, आवाज आ रही ठीक से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, तो क्या है कि इस तरह स्पेसिफिक चीजों से लोगों को फोबिया होता है, जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, जनरल फोबिया होता है, इससे डिफरेंट डिफरेंट है।
फोबिया की मैं आपको जब टाइप्स पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या होता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा के बाद जो होता है। इसी तरह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अच्छा, इसमें क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी है, पैनिक है, इसको डिफरेंट उसमें दिखाया होगा इस पीपीटी के अंदर, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको फर्दर डिटेल्स में देखा था, तो मैंने आपको पैनिक डिसऑर्डर की वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है। और उसमें रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड अटैक्स ऑफ एक्यूट एंजाइटी होते हैं, पीकिंग विद इन, और ये जो पीक लेवल पे जाता है वो विद इन 10 मिनट्स होता है। और फिर उसके बाद में अकर फिर उसके बाद क्या है, मैं अकर इन फेमिलियर सिचुएशन के अंदर अक्कर होता रहता है। साइन एंड सिम्टम में इसके पैल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, चिल्स है, हॉट फ्लैशेस है, और ट्रेमल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चॉकिंग, ये सारी चीजें हमने देखी थी, नोजिया वगैरह। इसके अलावा हमने ओसीडी देखा था। ओसीडी आपको मैंने बताया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये प्री ऑक्यूपेशनल होता है। ये कब होता है, जब जब माइंड जो है प्री ऑक्यूपाइड होता है किससे, विद स्पेसिफिक थॉट्स, किसी स्पेसिफिक थॉट्स की में ने ऑलरेडी जब ब्रेन को ऑक्यूपाई किया होता है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें पहले से चल रही होती हैं, उनकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने ओसीडी में हमने देखा था कि जैसे कल वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया था, क्या समझाया, क्या बताया था प्री ऑक्यूपाइड उसके अंदर, कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोबिया होता है। जैसे कि एक बंदे को ये बेसिकली ओसीडी कहते हैं वहम को। ठीक है, एक बड़ी थी, उसको ये वहम था कि जब पहले वो नीचे आ जाती थी, फिर उसे याद आता पता नहीं मैंने लॉक बंद किया है या नहीं, फिर ऊपर जाती थी, फिर उसे याद आता पता नहीं मैंने लॉक किया है या नहीं। वो क्या कहते हैं, जो उसने स्ट्रेटनर या ड्रायर, ये जो या जो भी उसने चीज, कर्लर वगैरह जो भी लगाया, जब वो ऊपर आ जाती थी फिर उसे वहम होता था पता नहीं मैंने उसको स्विच ऑफ किया था या नहीं। वो फिर वापस जाती थी, फिर उसको दोबारा देखती थी, ऑफ होता था, नीचे आती थी तो फिर उसे लगता था नहीं मुझे लगता है मैंने ऑफ नहीं किया, वापस ऑफ करने जाती थी। तो इस तरह का लोगों को फोबिया होता है। ठीक है, आवाज आ रही ठीक से? फिर इसी तरह और कौन सा हमने देखा था ओसीडी में, ओसीडी में जिसको जर्म्स का फोबिया था, जो बंदा बार बार हैंड वॉश कर रहा था, और उसे, फीमेल थी, उसे लगता था कि मेरे हर तरफ जर्म्स ही जर्म्स है। ठीक है, ये हमने देखा था। और क्या था इसके अलावा, जिसे ये डर था बंदे को कि मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो बाहर निकल के बार बार आगे जाके देखता था ट्रैफिक तो नहीं, ट्रैफिक में लोग तो नहीं है, मेरे सामने कोई है तो नहीं। ठीक है, इस तरह का एक बंदे को फोबिया था। फोबिया कह लो या वहम कह लो, एक ही चीज है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि सेकंड पे हमने देखा था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से हम गुजरे होते हैं, या कोई भी शख्स गुजरा होता है जब बहुत बड़े ट्रॉमा से, तो उस ट्रॉमा के बाद उसकी उस सिचुएशन की याद बार बार आती है, और वो जो याद आती है वो ज्यादा तकलीफ देती है। और वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक वो स्ट्रेस है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो है, स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ठीक है, इसमें रिपीटेड एंशियस बिहेवियर होता है, रिलीविंग ऑफ हॉरिफाइंग इवेंट होता है। ठीक है, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में वो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये क्या है, ये परसिस्टेंट एक्सेसिव वरी है। जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या होता है कि परसिस्टेंट एंजाइटी रहती है हर वक्त, और
किसी एक चीज की नहीं है। जैसे कुछ को हो गया एग्जाम का फोबिया, कुछ को है इंटरव्यू का, कुछ को है ट्रैवल का, और कुछ को बेवजह की ही एंजाइटी है। हर चीज का ही हर वक्त ही दुख लगा हुआ है। हाय ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एंजाइटी में। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये इमीडिएटली हो जाता है आफ्टर किसी भी इवेंट के आफ्टर हो जाएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू जनरलाइज्ड मेडिसिन मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है। ये जो एंजाइटी है ये किसी भी जनरलाइज्ड कंडीशन की वजह से होगी। सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है कोई सब्सटेंस लेने की वजह से जो होगा। ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी सब्सटेंस लिया है तो उसकी वजह से होगा। फिर उसके बाद आ जाता है, जैसे कि सब्सटेंस में यहाँ पे हम बात करेंगे, जो लोग एडिक्शन वगैरह करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है। जैसे कि ये वाली जो एडिक्शन है ये किसी भी टाइप की हो सकती है। मेडिसिन की भी हो सकती है, किसी भी चीज की एंजाइटी हो सकती है, और उसकी वजह से जो बनेगी। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज की वजह से एंजाइटी क्रिएट होगी। ठीक है। अदर्स में आ जाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर फीचरिंग एंजाइटी। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर किस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? पानी को गर्म करके दो। जी। पोस्ट ट्रोमेटिक का दोबारा से बता दूं फायदा। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि जैसे अगर किसी ने कभी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे कभी किसी ने कोई गन शॉट वगैरह देखा अपने सामने या मर्डर होते देखा, तो वो काफी दफा उसके दिमाग में आता रहेगा। उसके दिमाग में वो रातों को सोए हुए उठ उठ के बार बार आएगा कि जैसे मुझे, मेरे सामने किसी का मर्डर हो रहा है। बार बार वो उठ उठ के ख्वाबों में देखेगा। वो क्या है, वो पोस्ट ट्रोमेटिक है। ट्रॉमा उसने देखा ना। ट्रॉमा अपने साथ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई बंदा जिस चीज से डरता है, जैसे कि उसको खौफ है कि जैसे किसी को एनिमल फोबिया होता है ना बहुत ज्यादा, तो छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे जानवरों का, मकड़ियों से लोग डरते हैं, छिपकलियों से, चूहों से डरते हैं। अगर चूहा उसके ऊपर चढ़ गया ख्वाब में कि मेरे ऊपर आ गया, तो उसको वो बार बार नजर आता रहेगा ख्वाब में, या उसको वो वहम होता रहेगा। हाँ, बस जो ड्राइविंग कर रहा था। तो इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, मैं ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट हुआ, और मैंने उसके बाद नहीं ड्राइव किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने अपने भाई को दे दिया। ठीक है। वो ड्राइव कर रहा था। तो क्या हुआ कि उस दिन पूरा दिन और अगले दिन जब मैं सोती थी मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी लग गई है। जब भी मैं सोती थी मुझे लगता था कि मुझे आंखें टक्कर लग गई है। दोबारा से वैसे ही सेम वही सीन मेरी आंखों के सामने घूमता रहा पूरे 1 डेढ़ दिन। ऑलमोस्ट 24 आवर्स मुझे वो सीन, मैं जब सोती थी मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ऊपर आके गाड़ी लगी है। ठीक है। और उतने ही जोर की लगी है। हालांकि उस टाइम में सब लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को, मुझे नहीं फील होने दिया, मुझे परेशान नहीं होने दिया। लेकिन इंटरनल फोबिया तो होता है ना, मुझे तो झटका लगा था ना एक दफा कि ये क्या हो गया। तो इस तरह से वो, लेकिन वो क्या था, वो टेम्परेरली था, वो उस वक्त था। लेकिन मैं भूल गई, मैंने उसका फोबिया उस वक्त उतना नहीं लिया। अगर मैं उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती तो बढ़ जाता, या मैं बहुत डर जाती तो वो बढ़ जाता, या एक्सीडेंट बुरा हुआ होता जिसमें नुकसान ऐसा हुआ होता खुदा ना खास्ता, जो कि भूलने वाला ना होता, तो शायद मुझे भी वो भूलता ना, वो मेरी लाइफ में चलता रहता स्टिल।
लेकिन चूंकि वो इस तरह का था नहीं, खुदा का शुक्र है कि वो भूलने काबिल था, तो मुझे वो विद इन 24 आवर्स भूल गया। अब मैं खुद से याद करूँ तो करूँ, अदरवाइज वो मेरे दिमाग में बात नहीं आती। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा सेपरेशन एंजाइटी भी होती है, किसी से दूर जाने की एंजाइटी। और जब वो दूर चला जाए तो फिर बार बार उसको याद करते रहना, उसके लिए इतना याद करना है, करते करते हमें रोई जाना, रोई जाना, रोई जाना। और हालांकि वापस मिल जाना है, फिर उसके बावजूद भी डर है। ठीक है। इस तरह की एंजाइटी, और ये एंजाइटी जो है ये ट्रॉमा भी हो सकती है। ट्रॉमा इस सेंस में हो सकती है कि जब आपका कोई पेरेंट या आपका कोई भी लव वंस आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो वो वाली एंजाइटी भी कहलाई जा सकती है, इसके अंदर आ सकती है। ठीक है। फिर आ गया स्लीप डिसऑर्डर ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, कि जो जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, कि वो सोते नहीं है। इंसोम्निया क्या है? व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया है लैक ऑफ स्लीप। ठीक है। तो जो लोग बेचारे सो नहीं पाते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। अच्छा। फिर उसके बाद आ जाता है, मतलब ये सारा हो गया एंजाइटी का पार्ट है। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है? इसमें मोटर टेंशन हो जाती है। मोटर टेंशन का मतलब है कि बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम, जैसे कि ट्रैम्बलिंग होना, फीलिंग शेकी, मसल टेंस हो गए हैं, मसल्स एक रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है। ये भी एंजाइटी से होता है। जब आप बहुत ज्यादा एंजाइटी लेते हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, तो वो इस स्टेज तक पहुंच जाती है। ठीक है। एंजाइटी का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस स्टेज तक पहुंचता है कि लोग जो है ना वो उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, और बॉडी एक्स होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को एंजाइटी में हाथ कांपते हैं, कुछ लोगों को ट्रेमर होता है, कुछ शेकी सा फील करते हैं, मसल टेंशन हो जाती है, मसल्स एक्स होती हैं, रेस्टलेसनेस होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग जो है वो स्मूदर्ड हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है, और फीलिंग कोल्ड होता है, क्लैमी हैंड्स होते हैं, ड्राई माउथ होता है, डिजीनेस होता है। हाइपर हाइपर विजिलेंस में क्या होता है कि फीलिंग एजी होता है, डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेटिंग में, और इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ जी, रीच स्लीपलेसनेस होता है। ठीक है। ये सब क्या है? एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। मोटर टेंशन होगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, हाइपर विजिलेंस हो जाती है, और ये सारी चीजें बीच में इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा डायनामिक्स क्या है एंजाइटी के? आप लोगों में से कोई कभी किसी ने इस तरह की एंजाइटी अपने अंदर महसूस की है, इस लेवल की? जी एमन, अरेज, जवेरिया। हाँ जी, कभी इस लेवल की एंजाइटी आपने फील की है? एंजाइटी भी नहीं, ये कह लो कि कभी भी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन फील की हो, कि कभी कोई ऐसा स्टेज आया हो कि आप महसूस कर रहे हो कि मुझे कि हाथ कांपने लग गए हैं बात करते हुए, या किसी के पास जाते हुए, या फिर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन में?
या कभी टेंशन ली हो और जिस्म में दर्द होने लग गई हो, जिस्म में अकड़ाव हो रहा हो। जिस्म में अकड़ाव हो बहुत ज्यादा। अच्छा, चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं कभी महसूस किया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा डायनामिक्स है एंजाइटी की। पेशेंट को स्ट्रेस होगा, कोपिंग एंड डेफनेस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म होगा। इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। थ्योरीज क्या है? जो फ्रॉइड थ्योरी है वो फ्रॉइड की है, सुलेवान की है और साइलेस की है। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी गेन में क्या है? डिजायर टू रिलीव एंजाइटी है। सेकेंडरी गेन में अटेंशन गेन्ड है फ्रॉम अदर्स। ठीक है। ये क्या है? ये सब थ्योरीज हैं। इसके अलावा एंजाइटी क्या है? हाँ जी, व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज अ नॉर्मल इमोशन। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी होना किसी को एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है। एंजाइटी होना कोई गलत चीज नहीं है। ये एक नॉर्मल इमोशन है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एंजाइटी क्या करता है? एंजाइटी इज अ Anxiety is a normal emotion which helps us recognize real problem and solve them. ठीक है। एंजाइटी एक ऐसा वो है, इमोशन है जो कि हेल्प करता है रिकग्नाइज करने में रियल प्रॉब्लम को और सॉल्व करने में। ठीक है। फिर उसके बाद है इन इट्स हेल्दी फॉर्म, एंजाइटी हेल्प्स यू परफॉर्म एट योर टॉप फॉर्म व्हेन यू आर एडजस्टिंग टू से आ न्यू जॉब और आ न्यू बेबी। ठीक है। बेसिकली इन इट्स हेल्दी फॉर्म, अगर ये एंजाइटी हेल्दी फॉर्म में इसको लिया जाए और हेल्दी फॉर्म में डील किया जाए इसके साथ, तो एंजाइटी हेल्प आउट करता है परफॉर्म करने में एट योर टॉप फॉर्म। आपकी एक टॉप फॉर्म में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में एंजाइटी हेल्प करता है, अगर उसको आप पॉजिटिव वे में लेती हो तो। ठीक है। व्हेन यू आर एडजस्टिंग टू, कहीं पे जब एडजस्ट करना हो तब हेल्प करता है, जब कुछ कहना हो तब करता है, कोई न्यू जॉब हो तब करता है, या फिर आपका कोई न्यू बेबी आता है लाइफ में तब। एंजाइटी इज नॉट नॉर्मल when it lasts days beyond a specific stress event। ठीक है। और when it interferes with a person's life। ठीक है। कि एंजाइटी जो है वो नॉर्मल नहीं है उस सूरत में जब वो काफी दिनों तक रहती है किसी स्पेसिफिक स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, जब काफी टाइम के लिए रहती है तब, और व्हेन इट इंटरफेयर्स विद अ पर्सन्स लाइफ, या फिर जब ये किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, तब ये नॉर्मल नहीं रहती। ठीक है। इसी तरह क्या है एंजाइटी की, अगर हम इसके लेवल्स देखें तो लेवल्स जो हैं वो आप इसको बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो, वो ज्यादा डिटेल में है। इसमें जरा मैंने स्पेसिफाई करके डाले हुए हैं। तो सबसे पहले माइल्ड है, फिर मॉडरेट है, फिर स्वेयर है और फिर पैनिक है। तो जो माइल्ड है उसमें क्या है? स्लाइट इसके अंदर स्लाइट ये फिजिटिंग होता है। ठीक है। अलर्ट होता है। इसके अलावा इसमें फीलिंग चैलेंज्ड होता है माइल्ड में। रेडी फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन होता है। और मॉडरेट के अंदर क्या होता है? मॉडरेट में इरिटेबिलिटी होती है।
कॉन्फिडेंस होता है, कंसंट्रेटिंग होता है, कंसंट्रेशन लो हो जाती है इसमें, रेडी फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। ठीक है। और स्वेयर में क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होती है, रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट होता है। ठीक है, फ्लाइट और फाइट होता है। ठीक है, स्वेयर के अंदर। इसी तरह जो पैनिक है उसमें एक्चुअल फ्लाइट होता है या फाइट होता है, और इमोबिलाइजेशन भी हो सकती है। कुछ भी नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा, समझ नहीं आएगी कहाँ जाना है क्या करना है। रेज भी हो सकता है। और इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड भी होगा, और डिस्टॉर्टेड होगा, डिस्टॉर्टेड सेंसरी अवेयरनेस होगी। ठीक है। माइल्ड में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, स्लाइट फिजिटिंग होगा बिहेवियर उसका, लाइट सा फंसी सा होगा, और इस तरह से। फिर उसके अलावा पेशेंट अलर्ट रहेगा, और चैलेंज फील करेगा अपने आप में। ठीक है। फीलिंग फीलिंग होंगी फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन। कंस्ट्रक्टिव एक्शन यानी कि ये वो वाली एंजाइटी का लेवल है जो कि पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, कि अगर हम एंजाइटी का नॉर्मल लेते हैं तो सब स्मूथ होता है और अच्छा होता है। ठीक है। मॉडरेट में क्या है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी पहले से ज्यादा। ठीक है। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस जो है वो भी लो हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी किसी भी काम पे लो हो जाएगी, रेडी फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन, किसी भी प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए हर वक्त रेडी रहेगा। और इसके अलावा जो स्वेयर है उसमें क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो गया, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो गई है। ठीक है, परसेप्शन जो है वो क्लियर नहीं है, अजीब अजीब सी चीजों के बारे में परसीव करना और रिएक्ट करना है। इसके अलावा रेडी फॉर फ्लाइट और फ्लाइट, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर परसेप्शन है, रेडी फॉर फ्लाइट होगा, या तो किसी भी काम में इंटरेस्ट लेगा या भाग जाएगा। ठीक है। या तो फिर अगर किसी काम में घुसेगा तो फाइट करेगा। ठीक है, या अपने अपने काम के लिए स्टैंड लेगा, या फिर फ्लाइट करेगा, दो चीजें होंगी। ठीक है। पैनिक में क्या होगा, कि एक्चुअल फ्लाइट होगी पैनिक में। ठीक है। या फाइट होगी, और इमोबिलाइज भी हो सकता है, इमोबिलाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है। रेज होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड डिस्टॉर्टेड बिहेवियर होगा। इसी तरह इंटरवेंशंस में अगर हम देखें, तो इंटरवेंशन जो है लेवल ऑफ एंजाइटी की, सबसे पहले माइल्ड है, माइल्ड में टेक एज नेचुरल, बेनिफिट फ्रॉम इट, उसको नॉर्मल लें, उससे एंजाइटी, इस लेवल की एंजाइटी को नॉर्मल लें और उससे फायदा लेने की कोशिश करें, एंजॉय करने की कोशिश करें और बेनिफिट लें, और इसको नेचुरल लें। ठीक है। सेकंड पे जाता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, कि लेवल का एंजाइटी का लेवल जो है वो लो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाय क्राइंग, रो लो, एक्सरसाइज कर लो, रीफोकसिंग कर लो, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करो, और मेडिकेशन यूज करो। ठीक है। जैसे कि हल्का सा एंजाइटी का लेवल हो तो, हाँ, खुद से भी हम सोचते हैं कि यार मुझे 2 दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। या जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फेल हो गया है। ठीक है, उसकी सप्ली आ गई है, तो ये ट्रॉमा तो नहीं है, लेकिन एक एंजाइटी तो है ना। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस बच्चे की सप्ली आ भी जाती है ना, वो बच्चा अगली वो बाद में पेपर्स की इतनी अच्छी तैयारी करता है कि वो जो है ना वो सप्ली क्लियर करके टॉपर से भी अच्छे नंबर ले लेता है। ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब वो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेता है, एंजाइटी को पॉजिटिव वे में लेता है, और अपनी लाइफ में अचीवमेंट इसके ऊपर हासिल करता है। ठीक है। तो क्या है, कि फिर ऐसा बच्चा जिसका रिजल्ट आया और उसको फिलहाल स्ट्रेस है, या वो फिलहाल एंजाइटी से गुजर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर वो बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं फिलहाल कुछ खा के सोना चाह रहा हूँ, तो और स्पेशली अगर मेडिकल का है, तो वो कोई लेक्सोटानिल वगैरह एंजियोलाइटिक में आता है ना, लेक्सोटानिल होगी, एल्प्राम होगी,
और इस तरह की कोई भी मेडिसिन जो है वो एंग्जाइटिक में कोई भी मेडिसिन लेके खा के वो सो सकता है और उससे वो बेटर। जी। इसी तरह स्वेयर में क्या है कि एंजाइटी का लेवल, इंटरवेंशन में हमने एंजाइटी का लेवल लो करना है और स्टिमुलाई जो है उसको भी हमने हटाने की कोशिश करनी है। स्टिमुलाई क्या है, एंजाइटी क्यों होती है, जैसे कि अब कोई अगर बच्चा जिसकी सप्ली आ गई है, ठीक है, अभी वो नॉर्मल में ही चल रहा है, मॉडरेट में ही चल रहा है, उसने मेडिसिन खाई बेहतर हो गया, लेकिन हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आता है, अंकल आंटी घर में रिश्तेदार, हाय नी तेरी कुड़ी फेल हो गई है, तेरी कुड़ी ने पेपर नहीं सही दिते सी, पढ़िया नहीं सी पुੱਤ इधर आ, तू पढ़ी नहीं सी, मेरी लड़की तो, मेरी बेटी ने टॉप किया है। मिनट बाद आ आके ऐसी जब स्टोरी सुनाएंगे तो क्या होगा कि एंजाइटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और वो कहाँ माइल्ड मॉडरेट से वो स्वेयर तक भी जा। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। फिर उसके बाद है यूज सिंपल डायरेक्शन। इसके लिए क्या करना है कि सिंपल डायरेक्शन, अब यहाँ पे हमने जो डिक्रीज करना है वो उस स्टिमुलाई को करना है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उस स्टिमुलाई को हटाना है यहाँ से। अब उस स्टिमुलाई को कैसे आप हटाओगे, कोशिश करो कि बच्चा हॉस्टल आ जाए थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, या अटेंडेंट्स को, घर वाले जो आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, या तीली लगाने जो भी आते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए घर ही ना आने दो, उन्हें कहो जी हम घर से बाहर गए हुए हैं। या फिर बच्चे के सामने उनको सुनाओ, उसकी उसकी उनको कहा जाए कि कोई बात नहीं, अगर हो गया तो बच्चे हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वो बच्चे को उस टाइम में सपोर्ट किया जाए और वो जो स्टिमुलाई है उसे वहां से हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली में के जो मेंबर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते, वो बात को समझते ही नहीं है, बच्चे की फीलिंग्स को ही नहीं समझते। बच्चा बेचारा जो मर्जी फील करता रहे, या बच्चे बेचारे के साथ जो मर्जी होता रहे, माँ बाप को अपनी पड़ी होती है, सारों को बच्चे की गलती निकालने की पड़ी होती है। जैसे लड़के हैं, ठीक है, अगर एक्सीडेंट होके आ गया तो बजाय इसके कि एक्सीडेंट को देखे उल्टा उसको सुनाना शुरू कर देंगे, हाँ होर चला तेज, होर चला, कहा भी था तेज ना चलाया कर, कहा भी था लड़कों के साथ, आवारा के साथ घूमना छोड़ दे, ये ना कर वो ना कर, है ना। फिर हमने ये तमाम जो स्टिमुलाई है इसको कम करना है। इसके अलावा सिंपल डायरेक्शंस को यूज करना है। सिंपल डायरेक्शंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सिंपल मैनिपुलेशन करनी है, सिंपल वर्डिंग यूज करनी है, सिंपल बातें बता। अभी जैसे मैं बताती हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन लास्ट वीक की बात है कि मेरी ना इयर रिंग जो है ना वो कान में नहीं थी, ठीक है। मुझे एक नजर आ रही थी, एक नहीं नजर आई, तो जब मुझे एक नहीं नजर आई मैंने कहा ओ शिट, कहते क्या हुआ, मैंने कहा मेरी बाली गिर गई। तो अब एक टीचर ने ऊंचा ऊंचा कहना शुरू, तुझे होश नहीं है, अक्ल नहीं है, सुबह की तू आई हुई, टाइम देख क्या हो गया तुझे, अब याद आया, कहाँ बेहोश रहती है तू, ये वो। मैंने कहा मुझे पहले स्ट्रेस हो रहा है, मैंने कहा तू मुझे लेक्चर ना झाड़, तेरी बड़ी मेहरबानी, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे पहले एंजाइटी हो रही है, तो मैंने कहा उल्टा तूने मेरे पे चढ़ाई शुरू कर दिया। फिर नहीं, मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, उसने इस तरह से कहना शुरू कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं। हालांकि उसका वो कंसर्न था मेरे साथ, वो रॉन्ग नहीं थी वहां पे, वो उसका कंसर्न था, उसकी टेंशन थी, उसने परवाह की, बेसिकली वो गलत नहीं थी। लेकिन सिचुएशन अगले बंदे की भी समझनी चाहिए ना। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो गया, यूज टाइम आउट। टाइम आउट की कोशिश करो, मतलब उस स्ट्रेस से उसको निकलने की कोशिश करो, सेक्लूजन की कोशिश करो। वो एक दफा उस स्ट्रेस से निकल आएगा जब बाहर, तो फिर उसके बाद आप लेक्चर झाड़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद है यूजिंग मेडिकेशन।
मेडिकेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करें किसी भी बंदे को एंजाइटी से निकालने के लिए, अगर स्वेयर लेवल पे पहुंच गया है तो एंग्जियोलाइटिक स्टार्ट करवा दें, मेडिटेशन थेरेपी शुरू कर दें, आईएम इंजेक्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा पैनिक समझ आप लोगों को ठीक से आ रही है ना? लेक्चर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, पैनिक में क्या है, ये फोर्थ लेवल है। इसमें गाइड करना है फॉर्मली। फॉर्मली मतलब ये कि प्रॉपर साइकोथेरेपी करवाई जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए, जो गाइड करे, हेल्प करे। थेरेपीज ली जाए, रिस्ट्रेन किया जाए अगर जरूरत है। अगर पैनिक हो गया है बहुत ज्यादा, एंजाइटी की वजह से मार कुटाई कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसको बांधने की और इस तरह से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा क्या करना है, मेडिकेशंस यूज करनी है, आईएम की फॉर्म में भी हो सकती हैं, आईवी की फॉर्म में भी हो सकती हैं। और जो भी मेडिसिन जिस भी चीज की जरूरत है वो दें। अब जैसे पैनिक डिसऑर्डर में अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में जो है वो सेरिनस फिनर्गन वगैरह भी लगाया जाता है। वो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। सेरिनस फिनर्गन जो है वो इंजेक्शन है, जो कि एंजाइटी को कम करने के लिए होगा और अग्रेशन को कम करने के लिए होगा। ठीक है। और वो आईवी नहीं लगाया जाता, वो हमेशा आईएम लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आईएम का जिक्र किया गया है कि आईएम मेडिसिन दे। सारा समझ नहीं आ रही? सारा किस बात पे आपने नो बोला, मुझे समझ नहीं आई, बाकी तो यस बोल रहे हैं। अच्छा, इंटरवेंशंस फिर आगे हम देखेंगे। इंटरवेंशंस में क्या है कि इंटरवेंशंस हमने एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करनी है। सबसे पहले तो काम और क्वाइट एनवायरनमेंट देना है ऐसे बंदे को जो बेचारा एंजाइटी में है। ठीक है। उसको काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो और क्वाइट हो, काम भी हो और क्वाइट भी हो एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत शोर शराबा ना हो। जो पहले ही बचा जो बंदा बेचारा पहले ही तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े, है ना, बेवजह सवालों का, बातों का, और बेवजह का दिमाग खराब हो, है ना, तो उसको ऐसे स्ट्रेस से दूर रखना है। हम उस जगह पे ले जाके उसको प्यार से समझाएं, बताएं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है टू आइडेंटिफाई व्हाट एंड हाउ दे फील। ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये क्या फील कर रहा है और कैसा फील करेगा। हम इसके लिए क्या करें तो ये बेटर फील करेगा। किसी को बेटर फील करवाना उसके स्ट्रेस में, उसकी तकलीफ में बहुत मैटर करता है किसी की लाइफ में। आप जी, फिर डिस्क्राइब करना है और डिस्कस करना है देयर फीलिंग्स को। सबसे पहले आप उसको किसी खामोश जगह पे ले जाओ। खामोश मतलब कि क्वाइट प्लेस हो जहाँ शोर शराबा ना हो, जहाँ पे कोई अपनी बात खुल के आपके सामने रख सके, आपसे खुल के बात कर सके, इस तरह की खामोश जगह पे ले जाओ। फिर उस आइडेंटिफाई करो कि उसको क्या प्रॉब्लम है और कैसा वो फील कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। थर्डली क्या करना है कि डिस्क्राइब करना और डिस्कस करना उनकी फीलिंग्स को। उसे अलाउ करो कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करे, वो आपको बताए कि इस वक्त मेरी ये फीलिंग्स हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ या मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। फिर उसके बाद है अगली चीज आ जाती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल कॉज को।
ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का पॉसिबल कॉज क्या है, वजह क्या है। फिर उसके बाद क्या है, आपने लिसन करना है केयरफुली और असेस करना है सुइसाइडल अटेम्प्ट्स को। ठीक है, केयरफुली लिसन करो, केयरफुली सुनो, और आप असेस करो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स को, कि असेस करो कि कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आइडेंटिफाई करो पॉसिबल कॉजेज को, कि क्या कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद डू समथिंग टू रिलीज नर्वस एनर्जी। ठीक है, और कोशिश करो और ऐसा कुछ करो कि उसकी जो नर्वस एनर्जी है या उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं वो कम हो सके, आप किसी तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको और रिलीज करने की कोशिश कर सको। फिर उसके बाद आपने टू डिस्करेज प्री ऑक्यूपेशन विद सेल्फ। आप कोशिश करो, डिस्करेज करो, और जो प्री ऑक्यूपाइड उसका माइंड चल रहा है विद सेल्फ, उसको खत्म करने की कोशिश करो। कि जो बगैर किसी बात के अपने दिमाग में जो तूफान खड़ा करके बैठा हुआ है, दिमाग में उसकी जो बातें चल रही हैं वो कम हो। ठीक है, उसके दिमाग में जो तूफान है, उसके दिमाग में जो सोचे हैं वो कम हो, उन्हें डिस्करेज करो। और जिन बातों ने बेवजह प्री ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसके माइंड को, वो चीजें उसके दिमाग से निकालनी है हमने। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर अकर होता है 15। एंजाइटी एंड अदर डिजीजेस क्या होती हैं, एंजाइटी के साथ दूसरी डिजीजेस क्या इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें। सबसे पहले आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है। ये अकर होता है 15 to 30% ऑफ द मेजर डिप्रेशन केसेस में। ठीक है, 15 to 30% हो जाता है मेजर डिप्रेशन केसेस के अंदर, ये होता है पैनिक डिसऑर्डर अकर। इसके अलावा फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है, ये डेलिबरेटली मेकअप मेकअप द सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है ये डेलिबरेटली मेकअप द सिम्टम। जो इसमें इसमें फैक्टिशियस का मतलब है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में होता है ये। मैं जैसे कि आपको इसका वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। Factitious disorder is a serious mental disorder in which someone deceives other by appearing sick, ठीक है, by purposefully getting sick or by self-injury। ठीक है, factitious disorder also can happen when family members or caregivers falsely presents others, such as children, or being as being ill, injured, or impaired। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल factitious disorder is mimicking behavior that is typically of a mental illness such as schizophrenia. The person may appear confused, make abused statements, and report hallucinations, the experience of sensing things that are not there. For example, hearing voices। ठीक है, समझ आई बात। कि जो ये है फैक्टिशियस डिसऑर्डर जो है डेलिबरेटली मेकअप द सिम्टम्स, कि जब किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है और बहुत ज्यादा जब किसी के साथ बैड बिहेव किया जाता है, तब जाके वो इस प्रॉब्लम में पड़ता है और वो अपने आप को इल शो करवाने के लिए, सिक शो करवाने के लिए ये सब करता है, और वो सिक होता भी है। और ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें जो है वो पर्पसफुली जो है वो सिक हो जाता है या अपने आप को सेल्फ इंजर्ड करता है अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है, और ये जब होता ये ज्यादातर तब होता है जब फैमिली मेंबर्स या केयर गिवर फॉल्सली प्रेजेंट करते हैं आपको दूसरों के सामने। ठीक है, जैसे कि बच्चे बच्चे हैं एज बीइंग इल, इंजर्ड और इम्पेयर्ड, जब वो इंजर्ड हो जाएं, बीमार हो जाएं, और उनके बारे में ये कहा जाए ये तो ड्रामे करता है, इसको कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा मसला नहीं है, ये इसके तमाशे हैं, ये झूठ बोलता है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा।
तो जब ऐसी सिचुएशन चलती है और बच्चा इस प्रॉब्लम में पहुंचता है कि वो फिर उसको वो अलग बिहेवियर की मिमिक्री करता है। ठीक है, अलग तरीके से वो बिहेव करने की कोशिश करता है, वो मिमिक्री करेगा जब सुवेयर मेंटल इलनेस में चला जाएगा। और ज्यादातर जो इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं वो शिजोफ्रीनिया के आ जाते हैं। बंदा जो भी है, बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, वो कंफ्यूज फील होगा और उसकी स्टेटमेंट जो है वो अब्यूज्ड होंगी। और वो इसके अलावा वो हेलुसिनेशन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, हेलुसिनेशन रिपोर्ट करेगा कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं मुझे चीजें नजर आती हैं, मुझे सुनाई देती हैं आवाजें, और मैं देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, इस तरह की रिपोर्ट्स करेगा। ठीक है, इसी तरह क्या है, मुंचेजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। यहाँ तक समझ आइए? थोड़ा सा इस दफा डिफरेंट था ना। अब इसमें क्या होगा, मंचोजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी क्या है, इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन विच अ केयर गिवर मेकअप or cause an illness or injury in a person under his or her care, such as a child, an elderly adult, or a person who has a disability, because vulnerable people are the victims, is a form of child abuse or elder abuse। ठीक है, यानी कि इसमें ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपका ये इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन विच अ केयर गिवर मेकअप और कॉज एन इलनेस और इंजरी इन अ पर्सन अंडर हिज और हर केयर। आपने देखा है, पिछले दिनों आपको याद होगा कि आपने क्या 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 मतलब है इसका, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा एक वीडियो दिखाई जा रही थी, यूट्यूब पर अक्सर दिखाई जाती है, कि जो केयर टेकर होते हैं या बेबी सीटर्स होते हैं, जब मदर नहीं होती तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा मारती है या मारता है। ठीक है, या जैसे देख लो कि अक्सर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जो टीचर होता है वो उसकी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड की होती है, वो उसको बच्चों को उल्टा सीधा कर करके मार रहे होते हैं, बांध बांध के मार रहे होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बेसिकली वहां पे जो बच्चे हैं वो कल्प्रेट है, और जो मारने वाला है वो डिसऑर्डर का बंदा है। ठीक है, इसी तरह फैक्टिशियस डिसऑर्डर भी यही है कि डेलिबरेटली मेकअप द सिम्टम्स, वो जानबूझ के सिम्टम्स बना रहा है, अगले बंदे को मारता है इतना कि अगले खुद तो साइको है ही है और अगले को भी बना रहा है। तो यहाँ पे बात ये है बताने वाली इसमें, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ये मंचेरियन सिंड्रोम जो बताया है, इसमें बच्चे, इसमें इस तरह के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, जो वो जानबूझ के अगले बंदे को मारते हैं, और वो खुद साइको हैं, खुद वो मेंटल डिसऑर्डर के बंदे हैं, और वो केयर प्रोवाइड करने के बहाने अगले बंदे को नुकसान देते हैं। वो बेबी सीटर केयर गिवर भी हो सकते हैं, और ये फिर चाइल्ड अब्यूज में भी आता है और एल्डर अब्यूज में भी आता है, चाहे कोई बच्चा है या बड़ा है, लेकिन उसको उसकी केयर के बदले उसको मारा जाता है। मतलब ये कि मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये वाले सिंड्रोम को मंचेजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी किया है, इसको MSBP भी बोला जाता है। ये क्या है, इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन विच अ केयर गिवर मेकअप और कॉजेज एन इलनेस और इंजरी इन अ पर्सन। ठीक है, ये ऐसा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें जो केयर गिवर है वो मेकअप कर रहा है, जानबूझ के बना रहा है या कॉज करवा रहा है इंजरी, ठीक है, या इलनेस इन अ पर्सन, किसी पर्सन के अंदर अंडर हिज और हर केयर, उसको केयर प्रोवाइड करते हुए। ठीक है, या वो उसकी केयर के अंडर है तब ऐसा हो रहा है उसके साथ, जैसे सच एज चाइल्ड और एल्डरली अडल्ट और पर्सन हु हैज अ डिसेबिलिटी, जिसको बेचारे को डिसेबिलिटी है बेचारे को, और उसके साथ ये किया जा रहा है बिकॉज वल्नरेबल पीपल आर द विक्टम, जो वल्नरेबल होगा वो विक्टम होगा। ठीक है, वो कल्परेट होगा, वो बेचारा उस टाइम में, कल्परेट तो नहीं कहेंगे, उसे विक्टम ही कहेंगे, वो बेचारा मजलूम है, और जालिम वो बंदा है जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। इसमें चाइल्ड अब्यूज भी आ जाता है।
फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन another। ठीक है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन another में क्या है, फॉर्मली मैकचेजन सिंड्रोम है, मंचेजन सिंड्रोम है, बाय प्रॉक्सी है, इज अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन एक्ट्स एज if an individual he or she is caring for has a physical or mental illness when the person is not really sick। ऐसा एक्ट करने की भी कोशिश करता है, शो भी कराने की कोशिश करता है कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम में है, लेकिन वो होता नहीं है। तो क्या ये क्राइम है? ठीक है। फिर उसके बाद है however fathers can also suffer from the disorder as a result Munchausen syndrome is considered a form of child abuse। In fact healthcare experts describes it as medical child abuse। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, इसके अलावा हम मलिन गेरी, अभी टाइम काफी हो गया है। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग, मुझे मैसेज कर दो, मैं देख लूँ कौन कौन प्रेजेंट है।